ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಜೋರಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಕೈ, ಒಂದ್ಸರಿ ಎತ್ತು ನಿಂತು ಎಲ್ಲರೂ ಎತ್ತು ನಿಂತು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಗೆ, ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಏರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಜಯ ರಥ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರಥ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಪ್ಪನ ರಥ, ಈ ರಥ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ರಥ, ಈ ರಥ ಕಿತ್ತೂರು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಿಂದ ದೇಶದಿಂದ ಓಡಿಸಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ರಥ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ, ವಿಜಯ ದುಂದುಬಿಯನ್ನ ವಿಜಯ ಜ್ವಾಲವನ್ನ ಏರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾತ್ರೆ. ತಮ್ಮ ನೀತಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳಷ್ಟೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬಿರುವಂತ, ದೇಶ ಕಂಡಂತ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ರಕ್ಷಣಾ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರುವಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೇಳಿ ಸಂಜಯ್ ಕುಬಲ್ ಅವರೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. इन सभी मान्यवरों का मैं भारतीय जनता पार्टी खानापुर तालुका मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक आभार. ಇವತ್ತು ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ನಂದಗಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸಚಿವರು ಭಾರತ ಗಡಿಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ರೋಡ್ ಶೋ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 100% ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತದೆ, ಕಮಲ ಅರಳುತ್ತದೆ, ಜನಪರ ಜನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮುಂದುವರಿತಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈಗ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. मैं आप सभी से यह अपील करना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की सबसे विश्वसनीय पार्टी है, क्रेडिबल पार्टी। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है उसे किया है। इसलिए हम देश की जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को लगातार प्राप्त हो रहा है। और आज भी 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उनमें से 2 राज्यों में त्रिपुरा और नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मेघालय में भी हम लोगों को पहले से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त हुई है। जब से यहाँ पर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, भारत की प्रतिष्ठा, भारत की इज्जत दुनिया की नजरों में बढ़ी है। आज इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह हैसियत भारत की बन गई है। जहां तक सारी दुनिया इस समय महंगाई की मार से त्रस्त है, लेकिन सबसे कम महंगाई का असर यदि दुनिया में किसी देश के ऊपर है तो वह हमारे भारत के ऊपर ही है। और इसका श्रेय भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो व्यवस्था है, जो उनकी नीतियां हैं, उसको जाता है। कर्नाटक को भी हम लोग एक नंबर 1 स्टेट बनाना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग यही निवेदन कर रहे हैं, कर्नाटक में भी एक डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, एक सेंटर में और एक कर्नाटक में। इसलिए कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी को 2/3 मेजॉरिटी से विजय दिलाइए, यही अपील करने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। बसवराज जी वेम्बई हम लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं इस समय। हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर कातिल जी हैं, हमारे प्रहलाद जी जोशी, यह सब सारे दिग्गज नेता इसीलिए पूरे कर्नाटक राज्य का दौरा कर रहे हैं और हम लोग भी आप सबके बीच आए हैं। बस इतना यकीन दिलाना चाहता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी,
मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत भारत का सिर नीचा नहीं कर सकती है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, मैं हिंदी में बोलूंगा, आपकी समझ में आएगा? अरे क्या बात। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के अध्यक्ष मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री नलिन कुमार जी काकू और आपके कर्नाटक स्टेट के चीफ मिनिस्टर, जिनका आपने अभी अभी भाषण सुना है, बहुत ही सीधे, सरल, ईमानदार और निर्णय लेने वाले मुख्यमंत्री ऐसे बसवराज जी बोम्मई और हमारे पार्लियामेंट के सारे कामकाज को देखने वाले पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर श्री प्रहलाद जी जोशी, कर्नाटक गवर्नमेंट में मिनिस्टर श्री सी पाटिल जी, श्री रवि कुमार जी, श्री गोविंद कारजोल, श्री लक्ष्मण सवादी, श्री रमेश जरिकोहली, श्री मुरुगेश निरानी, श्रीमती शशिकला जोले, श्री भारती बसवराज, श्री शिवराम हेब्बर, श्री अनिल बिनाके और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों भाइयों, कर्नाटका दयला जनರಿಗೆ ನನ್ನ नमस्कारಗಳು। बहनों भाइयों, आप लोगों ने हम लोगों का बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है, लेकिन आप जानते हैं हमारी यह परंपरा है कि स्वागत, अभिनंदन और नमस्कार कभी एकतरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और यह बेलवागी, यह पब्लिक मीटिंग हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और हमारे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के, यह कितनी शुभ है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए शुभ है कि आज इस देश में 3 राज्यों के चुनाव परिणाम आ रहे हैं, इलेक्शन रिजल्ट 3 राज्यों के आ रहे हैं, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय। आपको जानकर खुशी होगी कि त्रिपुरा और नागालैंड दोनों में भारतीय जनता पार्टी फिर से अपनी गवर्नमेंट बनाने जा रही है, फिर से अपनी गवर्नमेंट बनाने जा रही है। और मेघालय में पहले से अधिक हम लोगों की सीटें बढ़ गई। इसलिए एक बार मैं पुनः आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। मेरे लिए सौभाग्य का विषय था कि इस अवसर पर मैं आप सबके बीच यहां पर उपस्थित। मेरे बहनों भाइयों, इस कर्नाटक प्रदेश का जहां तक प्रश्न है, मैं कह सकता हूं कि इस प्रदेश में पौराणिकता और आधुनिकता दोनों का एक अनूठा संगम हमको देखने को मिलता है। भगवान बसवेश्वर कर्नाटक के कण कण में विराजते हैं। मैं दुनिया के दूसरे देशों में गया हूं, वहां पर भी भगवान बसवेश्वर की चर्चा होती है। यहां पर एक से एक कवि हुए हैं। आदि कवि पंपा, पोन्ना और राणा की स्मृतियां आज भी यहां पर कायम है। और मैं मानता हूं कि यह धरती अक्का महादेवी की यह धरती है। और महारानी लक्ष्मीबाई से पहले अंग्रेजों को चुनौती देने वाले यदि कहीं पर यदि कोई पैदा हुआ तो इसी कर्नाटक की धरती पर कोई पैदा हुआ है। और रानी चेन्नम्मा की वीर गाथा केवल कर्नाटक में ही लोग नहीं सुनाते हैं, केवल कर्नाटक में ही लोग नहीं जानते हैं, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में चले जाइए, वहां पर रानी चेन्नम्मा के बारे में लोग चर्चा करते हैं। ऐसी यह धरती है। मेरे बहनों भाइयों, उनकी सहयोगी सांगला रायन्ना, मैं मानता हूं हमारा कितना सौभाग्य रहा है आज एक स्थान पर आने के बाद, इस पब्लिक मीटिंग में आने के पहले मुख्यमंत्री बसवराज जी बोम्मई
प्रहलाद जी जोशी और अपने काकी जी के साथ मैं उनकी प्रतिमा को माल्यार्पण करने के लिए गया और साथ ही साथ उनकी समाधि को भी माल्यार्पण करके मैं मानता हूं कि मैं तो आज धन्य हो गया। यह मेरा सौभाग्य है और मैं मानता हूं वीरता और शौर्य की सदैव वह कर्नाटक की धरती यह साक्षी रही है। मेरे बहनों भाई, मैं लांस नायक हनुमंतप्पा कोडप्पा को मैं भूल नहीं सकता। एक वह सेना के जवान थे जिन्होंने सियाचिन में दुश्मनों से को ऐसी कड़ी टक्कर दी कि आज तक उसे लोग याद रखते हैं। इसी धरती से पैदा हुए थे और इतना ही नहीं, कई ऐसे यहां पर बहादुर पैदा हुए। यहां पर फील्ड मार्शल के.एन. करियप्पा कितने बहादुर थे। यहां की माताओं ने कैसे कैसे लालों को, कैसे बेटों को उन्होंने जन्म दिया कि करियप्पा का के बेटे को पाकिस्तान ने बंदी बना लिया था। लोगों ने कहा कि करियप्पा जी कहें तो उनके बेटे को हम छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के कर्नाटक की धरती पर पैदा हुए फील्ड मार्शल के.एन. करियप्पा ने कहा कि हमारा केवल एक बेटा नहीं है, लेकिन जितने भी हमारे युद्धबंदी पाकिस्तान में हैं वो सभी के सभी हमारे बेटे हैं। जब तक सभी रिहा नहीं होंगे तब तक अपने मैं बेटे की रिहाई की मांग नहीं करूंगा। ये ऐसी धरती है, सूरवीरों को इस धरती ने जन्म दिया है। मेरे बहनों भाई, आज इस बेलगावी की धरती पर यदि हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम जहां पर इस स्थान की गौरवशाली परंपरा को याद कर रहे हैं, आप सब तालियां बजाकर उसका स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं पर आज इस बात की आवश्यकता है कि यह विजय संकल्प यात्रा है। तो मेरे बहनों भाइयों, एक बार हाथ उठाकर आप यह संकल्प लीजिए कि हम फिर से कर्नाटक में 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और नए कर्नाटक का हम निर्माण करेंगे। हाथ उठाकर एक बार सभी संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानता हूं इस यात्रा के लिए बहुत सोच समझकर बेलगावी का चयन किया गया है। बेलगावी का चयन शायद इसलिए हमारे कातिल जी ने किया होगा, हमारे बसवराज जी बोम्मई आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने किया होगा, प्रहलाद जी ने किया होगा और हमारे येदियुरप्पा जी ने किया होगा, क्योंकि यह बेलगावी यह कर्नाटक का मस्तक है। बहनों भाइयों, यह बेलगावी को सचमुच सबसे ऊंचा स्थान जो मनुष्य के शरीर में होता है, मस्तक का शेर, वह है यह बेलगावी। इसलिए मैं यहां पर आप लोगों से अपील करने आया हूं। 2018 में चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी उस समय पहली बार सरकार बनाई थी। 6 दिन की केवल सरकार येदियुरप्पा जी की बनी थी। उसके बाद 1.5 साल तक यहां पर कुमार स्वामी जी की सरकार रही। 2 वर्षों तक यहां पर येदियुरप्पा जी की सरकार रही, लेकिन अपने स्वास्थ्य कारणों से येदियुरप्पा जी ने यह फैसला किया, लंबे समय तक कर्नाटक की जनता की हमने सेवा की है, अब मैं इस सत्ता के पद से अपने संन्यास लेना चाहता हूं। और उन्होंने उनकी सहमत से यह तय हुआ कि कर्नाटक की शासन की बागडोर कौन संभाल सकता है। यह फैसला हुआ कि जो बहुत ही सज्जन व्यक्ति हो, सीधा व्यक्ति हो, सरल व्यक्ति हो, निर्णय लेने वाला डिसाइसिव यदि कोई व्यक्ति हो, तो बसवराज बोम्मई को यहां का चीफ मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए। वह भाषण कर रहे थे आपके लिए, आपने देखा होगा कितनी सहजता के, कितनी सरलता के, कितनी मधुर वाणी वह बोल रहे, कहीं पर कोई शोर शराबा नहीं, कुछ नहीं। है भाइयों, यदि यहां के धरती पुत्र राजनेता येदियुरप्पा जी ने यदि त्याग पत्र दिया है, तो मैं समझता हूं कि उसका सम्मान पूरे कर्नाटक के द्वारा किया जाना चाहिए। क्योंकि येदियुरप्पा जी, आप लोगों को जानकारी होगी कि वह कर्नाटक के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी में उनका कितना बड़ा सम्मान है। येदियुरप्पा जी ने जो ही राजनीति से हटने की बात कही, यानी सत्ता की राजनीति से हटने की बात कही, तो उसी समय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और पूरी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने यह फैसला किया, अब वहां से
येदियुरप्पा जी को लाकर पार्लियामेंट्री बोर्ड, जो सबसे ऊंची संस्था होती है किसी राजनीतिक पार्टी की, उसका सदस्य बना दिया जाए। और बहनों भाइयों, हम लोगों ने येदियुरप्पा जी को उसका सदस्य बनाया। कर्नाटक की जो उन्होंने सेवा की है, उसको भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं भूल सकती है। उसका हमने स्वागत किया, अभिनंदन किया। आज हमारे येदियुरप्पा जी की भी यही इच्छा है। अब मोदी जी की इच्छा तो आप अच्छी तरह जानते हैं। येदियुरप्पा जी की इच्छा है कि जिस प्रकार से पूरा का पूरा 5 वर्षों का समय भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया, तो इस बार के चुनाव में पूरा का पूरा बहुमत ही नहीं बल्कि 2/3 बहुमत, 2/3 मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए येदियुरप्पा जी ने भी कहा कि पूरी ताकत लगाकर मैं भारतीय जनता पार्टी को 2/3 यानी 2/3 मेजॉरिटी दिलाने के लिए मैं काम करूं। बहनों भाइयों, यह कोई छोटी बात नहीं है। 5 साल के लिए सरकार बने, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप में से भी कुछ मेरे बारे में भी जानते होंगे, उनको भी मालूम हो, हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व से भी आप अच्छी तरह परिचित होंगे। बहनों भाई, उनके नेतृत्व में मैं यकीन दिलाता हूं 5 वर्षों का ही पक्का समय आपने भारतीय जनता पार्टी को दे दिया, तो इस दक्षिण भारत में कर्नाटक को नंबर 1 का राज्य बनने से दुनिया की कोई ताकत हमको नहीं रोक सकती है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों ही अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे शिमोगा में, और उन्होंने एक शानदार एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। हुबली के बाद यह शिमोगा का एयरपोर्ट बन जाने के कारण, इसका उद्घाटन होने के कारण एयर कनेक्टिविटी से यह पूरा का पूरा क्षेत्र जुड़ गया है। और मैं कहना चाहता हूं, एयर कनेक्टिविटी नहीं, रोड कनेक्टिविटी में भी जिस तेजी के साथ हमारी सरकार में काम हुआ है, बहनों भाइयों, आजाद भारत के इतिहास में कांग्रेस ने वह काम नहीं किया जो कि हमारी सरकार ने किया। 9 वर्षों के अंदर, विद इन 9 ईयर्स, हमारी गवर्नमेंट ने 3.5 लाख 3.5 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को, गांव के सड़कों को हमारी गवर्नमेंट ने, यानी मोदी जी की गवर्नमेंट ने बनाया है। मेरे बहनों, जो काम कांग्रेस की सरकार 50 वर्षों में नहीं कर पाई, उस काम को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 वर्षों के अंदर पूरा किया। नेशनल हाईवेज, आज चौड़ी चौड़ी सड़कें आपको दिखाई दे रही हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 9 साल के अंदर ही 80,000 किलोमीटर, 80,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनवाने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मेरे बहनों भाई, कभी भी उन्होंने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। उनके दिल की तड़पन है, मोदी जी के दिल की तड़पन है, कर्नाटक का विकास होना चाहिए। आप ये कहेंगे कि मैं कैसे मान लूं, मोदी जी के दिल की तड़पन है कि कर्नाटक का विकास होना चाहिए, तो मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं। अभी एयरपोर्ट का आपने देखा, तुमकुर में आपने देखा, कर्नाटक की धरती पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बहनों भाई हेलीकॉप्टर तैयार करेगी, लड़ाकू हेलीकॉप्टर तैयार करेगी। यह कर्नाटक की धरती पर होगा। क्या कर्नाटक के लोगों को इससे रोजगार नहीं मिलेगा? इतना ही नहीं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ऐसा क्षेत्र जिसमें उद्योग ही खड़े किए जाएंगे। चेन्नई से लेकर बेंगलुरु तक एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और साथ ही साथ हैदराबाद से लेकर बेंगलुरु तक एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और मुंबई से लेकर बेंगलुरु तक एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। 3 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इस कर्नाटक में खड़ा करने का काम यदि किसी भारत माता के सपूत ने किया है तो भारत माता के सपूत का नाम है श्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। क्या बहनों भाइयों, इन सब कामों की इज्जत नहीं की जानी चाहिए? क्या इनका सम्मान नहीं किया जाना चाहिए? और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यह मुंबई और जो बेंगलुरु जो औद्योगिक कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यह जो बनाया जा रहा है, बहनों भाइयों, बेलगावी के लोगों को भी बहुत बड़ा उसका लाभ मिलने जा रहा है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं।
कर्नाटक में बराबर सूखे की समस्या रहती थी, पानी का अभाव रहता था कि नहीं? मैं इधर पूछना चाहता हूं, कर्नाटक में खेत की सिंचाई के लिए पानी का संकट पहले रहता था कि नहीं रहता? हमारे प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है बहनों भाइयों, क्योंकि लोग कहते थे, अब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं हो गया सूखा, अब निवास के निरु और भूमिगे निरावरी, हर घर को पानी और हर खेत को पानी, हर घर में पानी जाना चाहिए, हर खेत को पानी मिलना चाहिए। यह बात हमारे प्रधानमंत्री ने की है। प्रधानमंत्री जो बहुत सारे लोग हुए हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। कांग्रेस के नेताओं के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, उनकी कथनी और करनी में, उनके वर्ड्स और डीड्स में अंतर होता है मेरे बहनों भाइयों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कहती है वह करके दिखाती है, चाहे उसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न हो। और यहां बैठे हुए हमारे पत्रकार मित्र भी, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए। इसके पहले के भी जो चुनाव हैं, हमने जो कहा था वह न किया हो तो हमारे ऊपर सवाल या निशान लगा दी। हम जो कहेंगे वह करेंगे। विश्वास का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी हम भारत की राजनीति में नहीं पैदा होने देंगे मेरे बहनों भाई। प्राण जाई पर वचन न जाई, यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। हम 1951 से बराबर यह कहते आ रहे हैं हमारी सरकार बन जाएगी, बहुमत मिल जाएगा। जम्मू कश्मीर के अंदर जो धारा 370 लगी है, जिसके कारण जम्मू कश्मीर को अन्य राज्यों की अपेक्षा विशेषाधिकार प्राप्त है, उसको हम समाप्त करेंगे। आपने देखा, सरकार बनते ही, संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिलते ही चुटकी बजाकर धारा 370 हमने समाप्त कर दिया। और आज जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा। हम लोगों ने कहा था 3 तलाक माताओं बहनों के साथ अन्याय क्यों होना चाहिए, जुल्म क्यों होना चाहिए? लोगों ने कहा था वो मुस्लिम है, उनको छेड़िए। हिंदू भी हमारा भाई है, मुसलमान भी हमारा भाई है, जो भी भारत माता की कोख से पैदा हुए हैं सभी हमारे भाई। उनकी औरतें भी हमारी माता और बहनें। हम कैसे किसी को इजाजत दे सकते हैं? शादी कर दो, और शादी करने का जब मन हो जाए तलाक 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 3 बार बोलकर उसको छोड़ दो। कांग्रेस पार्टी इस अपराध को बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। 3 तलाक की प्रथा को भी हम लोगों ने समाप्त कर दिया। जो हमने कहा था वो करके दिखाया। 55,000 करोड़ की लागत वाले अपर भद्रा प्रोजेक्ट हमारी सरकार ने मंजूरी दी है बहनों भाई। चित्रदुर्गा, चिकमंगलूर, तुमकुरू, दामड़गिरी जैसे जिलों को स्वाभाविक रूप से इसका लाभ मिलेगा। और आपको जानकर खुशी होगी, आपके यहां अधिकांश घरों में पाइप्ड वाटर यानी नल के माध्यम से पानी तो पहुंच रहा होगा। केवल आप ही लोगों तक नहीं, हिंदुस्तान में 8 करोड़ घरों में पाइप के द्वारा पानी पहुंचाने का काम किसी गवर्नमेंट ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की गवर्नमेंट ने किया। 80 करोड़ 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन। क्या बहनों भाइयों, आपने सोचा था कोई ऐसा भी प्रधानमंत्री आएगा, कोई ऐसी भी सरकार आएगी जो लगातार साल, 1.5 साल, 2 साल तक बिना पैसे के मुफ्त में लोगों को राशन मुहैया कराने का काम करेगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी आपने सोचा था कि वह दिन भी आएगा कि मुफ्त में हमको राशन मिलेगा? हाथ उठाकर बताइए, क्या कभी सोचा था कि नहीं सोचा था? 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मुहैया कराने का काम फूड सिक्योरिटी के तहत बहनों भाइयों हमारी गवर्नमेंट कर रही है। कोविड का संकट यहां आया था कि नहीं आया था? भैया मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोविड का संकट था कि नहीं? यहां पर था ना। मैं दावे के साथ कहता हूं कि यहां जितने लोग बैठे हैं सबको कम से कम 2 बार या 3 बार कोविड का वैक्सीन लग गया होगा। ना लगा हो तो हाथ मत उठाइए।
यदि वैक्सीन लग गया हो तो सारे लोग हाथ उठाइए, इनको लग गया। आपको मैं बतलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, फ्रांस, बड़े बड़े जो सारे देश हैं, बहुत सारे जो धनवान देश माने जाते हैं, वहां भी लोगों को मुफ्त वैक्सीन नहीं लगा है। जो काम मोदी जी ने कर दिया है दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि मोदी जी ने कोविड के दौरान यदि सबका को टीका न लगवाया होता, वैक्सीनेशन न किया होता, तो भारत में 39 लाख लोग मर जाते। यह बात हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिपोर्ट में है। कितना बड़ा काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया। मोबाइल आप लोगों के पास है कि नहीं? जहां दिखाइए, मोबाइल है कि नहीं? सबके पास है। मोबाइल के माध्यम से आप पैसे का लेन देन आप करते हैं कि नहीं? कितने लोग करते हैं? जहां दिखाइए। जानते हैं, कांग्रेस कहती थी ये गांव के लोग तो पढ़े लिखे नहीं होते, अनपढ़ होते हैं, ये क्या मोबाइल चलाएंगे? ये मोदी जी को क्या हो गया? आज आपको जानकर आश्चर्य होगा भाई साहब, हालात बदले। आज स्थिति यह है कि पिछले 9 साल में लगभग 13 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ नहीं, 1000 करोड़ नहीं, 13 लाख करोड़ मोबाइल से हमारे देश के नागरिकों ने इधर से उधर कर दिया है। मेरे भाइयों, यह करिश्मा भी यदि हुआ है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण। क्या ये कोई छोटी बात है? कांग्रेस के हाई फाई नेता ये कहते थे, अरे बीजेपी वाले क्या हो गया है इनको, गांव के लोग मोबाइल चलाएंगे, यूपीआई से पैसे का इधर उधर करेंगे, ये कहा करते थे। लेकिन हम लोगों ने दिखा दिया कि डिजिटल रिवॉल्यूशन, डिजिटल क्रांति इस देश में हुई है, तो उसका फ्लैग बियरर, उसमें प्रमुख यदि भागीदारी यदि किसी के हमारे देश के गांव में रहने वाले किसानों की है, हमारे गांव में रहने वाले गरीबों की, करके हम लोगों ने दिखा। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, बाद में जो हमारे नौजवान पैदा हुए हैं, मैं उनसे कहूंगा आप पूछ लेना। राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। एक बार उन्होंने कहा, मैं क्या करूं, मैं 100 पैसा दिल्ली से भेजता हूं जनता के लिए, नीचे पहुंचते पहुंचते केवल 14 पैसा लोगों की जेबों में पहुंच पाता, शेष पैसा करप्शन की भेंट चढ़ जाता। यह लाचारी व्यक्त की। लेकिन इस चुनौती को भारत की राजनीति में किसी ने स्वीकार किया है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकार किया। किसान सम्मान निधि जो आपको मिलती है, बहनों भाइयों, 100 पैसा यदि दिल्ली के बैंक से चलता होगा तो आपके खाते में 100 का 100 पैसा पहुंचता होगा, 1 पैसा भी इधर उधर नहीं हो पाता। और बहनों भाइयों, यदि हमारी बात सच हो, एक बार हाथ उठाकर ताली बजा दीजिएगा तो मैं मान लूं कि हमारी बात सच है। हाथ उठाकर जब ताली बजा दीजिए तो मैं मानूंगा। मीडिया के मित्रों, यह रिस्पांस जनता का देखिए। यह करिश्माई काम यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। केवल भाषण देने से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। सिस्टम में बदलाव लाकर, व्यवस्था में परिवर्तन लाकर ही भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है, और कोई दूसरा चारा नहीं। राजीव गांधी जी ने कहा था, भ्रष्टाचार लाइलाज, भ्रष्टाचार लाइलाज है, भ्रष्टाचार का इलाज हो ही नहीं सकता। हमारे मोदी जी ने सीना ठोक कर कहा है, मेरे साथियों, भ्रष्टाचार लाइलाज नहीं है, मेरे पास भ्रष्टाचार का पक्का इलाज है, पक्का इलाज है, और वह इलाज करके दिखाए। लोग कहते हैं, भारत, कांग्रेस के लोग कहते हैं महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। बहनों भाइयों, कोविड के कारण दुनिया के एक देश का नाम कोई मां का लाले हमको बतला दे जहां महंगाई न बढ़ी। कांग्रेस के लोग देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। सारी दुनिया में सबसे कम महंगाई यदि कहीं बढ़ी है तो केवल भारत में बढ़ी है। मेरे बहनों भाइयों, सारी दुनिया के देशों में ज्यादा महंगाई बढ़ी। कोई ऐसा संकट यदि देश की जनता के सामने पैदा होगा
उस संकट का भी निवारण हम करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी हो गई है आपको जानकर खुशी होगी। पहले जब हमारी सरकार बनी थी 2014 में, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो हमारे देश की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था दुनिया के सारे देशों को मिलाकर 10वें 11वें स्थान पर थी, 10th 11th पोजीशन पर थी। आज सीना ठोक कर आप कहो कि हमारे देश की इकोनॉमी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में आकर खड़ी हो गई है। दुनिया की 5 कंट्री, क्या छोटी उपलब्धि है? अभी मॉर्गन स्टैनले एक बहुत बड़ी शख्सियत है, इन लोगों ने कहा है, उसके लोगों ने कहा है कि वह दिन दूर नहीं है कि 2027, 2027, 28 यानी 4-5 साल में ही अमेरिका और चीन के बाद सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी इकोनॉमी इस दुनिया की किसी की होने जा रही है तो भारत की होने जा रही है। बहनों भाइयों, भारत की होने जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत की इज्जत बढ़ी थी। पहले भारत के लोग दुनिया के दूसरे देशों में जाते थे तो उनकी बातों को लोग गंभीरतापूर्वक नहीं सुनते थे, एक कान से सुनते थे, दूसरे से निकाल देते। लेकिन आज इंटरनेशनल फोरम पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो मेरे बहन भाइयों, दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बड़ी है। क्या आपको गर्व की अनुभूति नहीं होती है कि हमारे देश की इज्जत, हमारे देश की प्रतिष्ठा सारी दुनिया में बढ़ी है? आतंकवाद का भी सफाया करने में काफी हद तक हम लोगों ने कामयाबी हासिल की। हम लोग छोड़ेंगे नहीं। PFI पर भी हम लोगों ने बैन लगा दिया, पीपुल फ्रंट ऑफ इंडिया। जो दहशत पैदा करेगा, जो आतंक पैदा करेगा, उसको हमारी सरकार किसी भी सूरत में माफ नहीं करेगी। अब कांग्रेस की हालत क्या है? कांग्रेस के एक नौजवान नेता हैं, जानते हैं कि नहीं? अब उनकी लॉन्चिंग की जा रही है, भारत जोड़ो यात्रा बनी। भाई, भारत जोड़ो यात्रा, भारत को जो 2 खंडों में टूटना था वो तो 15 अगस्त 47 के पहले टूट गया 2 खंडों में। मैं सोचा कि भारत जोड़ो यात्रा पर निकल रहे हैं राहुल जी, शायद वह कराची जाए, शायद लाहौर जाए, नहीं गए। किसको जोड़ने का काम कर रहे हैं? पूरा भारत एक है, एकजुट है। केवल जनता की आंखों में धूल झोंक कर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती है मेरे बहनों भाई। वही नेता कामयाब हो सकता है जो जनता से आंखें चुरा कर राजनीति नहीं करता है, बल्कि जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करता है, वही कामयाब होता है। और यह करने वाली यदि कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये लोग नारा लगाते हैं, कांग्रेस के लोग, मोदी जी तेरी कब्र खुदेगी। क्या बहने भाइयों, आपके प्रधानमंत्री के बारे में कोई ऐसा कहता है तो आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता? किसी का विरोध करना है, विरोध करो, उसको मरने की, उसका कब्र खोदने की बात करोगे? और मैं कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, वह मोदी जी की कब्र नहीं खोद रहे हैं, यह कहकर वह अपनी कब्र खोद रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं, सुन लो मेरे कांग्रेस के दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जितना भी कीचड़ उछालोगे, हमारा कमल उतना ही खिलता चला जाएगा, उतना ही कमल खिलता चला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को आप अच्छी तरह समझ चुके हैं मेरे बहनों भाई। और आप समझ लीजिए, पहले तक 2G का जमाना था, 5G का आ गया। 6 लाख किलोमीटर हमारे मोदी जी कमाल कर दिया। 6 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछवा दिया भारत के अंदर। क्या करिश्माई काम किया।
मेरे भाइयों, संयुक्त राष्ट्र संघ के नेता भी अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। और अभी सबसे बड़ा एक सौदा हुआ है, 470 जहाज खरीदने का ऑर्डर बोइंग एयरबस को दिया गया है। 470 जहाज भारत में आएगी। एविएशन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ऑर्डर है। कंपनी जो आप कहेंगे उसे भारत का लाभ क्या होगा? भारत के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इसी बेंगलुरु में बोइंग विमान के, बोइंग प्लेन के दरवाजे, पैनल और सॉफ्टवेयर इसी बेंगलुरु के ही नौजवान बनाने का काम करते हैं। बहनों भाइयों, रोजगार बढ़ेगा, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। हमारे प्रहलाद जोशी जी ने बताया डिफेंस, रक्षा, मैं रक्षा मंत्री हूं। पहले क्या होता? गोले, बारूद, बंदूक, तोप, टैंक यह दुनिया के दूसरे देशों से मंगाई जाती है। मेरे भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया है अब हम दुनिया के दूसरे देशों से अब टैंक, तो मिसाइल, बम अब नहीं खरीदेंगे, बल्कि इसी भारत की धरती पर हम ये सारी चीजें बनाएंगे। और केवल भारत के लिए नहीं बनाएंगे, हम सारी दुनिया के लिए बनाएंगे। मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड। मेक इन इंडिया भारत में बना और मेक फॉर द वर्ल्ड सारी दुनिया के लिए भी बना। लोग हमसे खरीदें, हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, हमारे लोगों को रोजगार मिले। अब तुमकुरू में जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, हमारे बसवराज जी बंबई थे वहां। बहन भाइयों, ये चल जो हेलीकॉप्टर बनाने का जो फैसला किया है कोई छोटी बात नहीं। क्या हो गया है कांग्रेस के लोग? सेना के शौर्य पराक्रम पर, सेना के बहादुरी के ऊपर यह सवालिया निशान लगाते हैं। भाइयों, देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं कहना चाहता हूं, हमें अपने सेना के जवानों पर गर्व है। सेना के जवानों पर गर्व है और सेना के जवानों ने जो करिश्माई काम किया है, यदि मैं खुलकर बतला दूं मेरे बहनों भाइयों, तो आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। बहनों भाइयों, ऐसा करिश्माई काम हमारे सेना के जवानों ने किया। उनके ऊपर भी ये सवालिया निशान लगाते हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं बहनों भाई, आपका समर्थन इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। और केवल हमको मेजॉरिटी, बहुमत नहीं चाहिए, हमको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए। बसवराज जी बंबई कैसे व्यक्ति हैं, मुझे धीरे धीरे आप लोगों को सबको पता लग जाए। और यदि आपका समर्थन है तो मैं चाहूंगा एक बात, दोनों हाथ ऐसे उठाकर आप सभी आशीर्वाद दीजिए और आप सभी लोग मंच से खड़े हो जाइए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। एक बार हाथ उठाकर